हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है हाइड्रोजन के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन की खोज और उसके बारे में कि कैसे करके हाइड्रोजन गैस जो है उसके बनती है, कैसे उसके उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, गुण, उसके बारे में अध्ययन किया आपने। उसके बाद फिर हमने समस्थानिक देखा था, है ना। समस्थानिक और हाइड्रोजन के समस्थानिक आपको याद हो रहा होगा, जो स्क्रीन में देख रहे होंगे तो कुछ कुछ याद आ रहा है, जिसमें कि हम पढ़ाई कर चुके हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बारे में। तीन समस्थानिक हमने पढ़ा था। फिर भारी जल के बारे में, और फिर हमने डाई हाइड्रोजन या H2 हाइड्रोजन गैस के बनाने की विधि पढ़ी थी। उसके बाद हमने आगे देखा था कि इसका व्यावसायिक कैसे उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के अलग अलग जो वाटर से हम बनाए थे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एनोड कैथोड पे कैसे प्राप्त किया जाता है ना। इसके बाद फिर हमने उसके भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया कि वो कैसे होती हैं, वो गैसेस कैसी होती है हाइड्रोजन गैस। उसके बाद रासायनिक गुणों के बारे में भी अध्ययन किया था कि हाइड्रोजन गैस जब तत्वों के साथ या नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तब वो कौन सा यौगिक बनाएगा। और उसके बाद आर्थो और पैरा हाइड्रोजन के बारे में भी आपने अध्ययन किया था, है ना। और उसके उपयोग हमने यहाँ तक कि अध्ययन किया था। और आज हमारा जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के यौगिक, और हाइड्रोजन के यौगिक में हम आज देखेंगे सबसे पहले इसमें देखेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन का एक यौगिक है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जिसका सूत्र है सूत्र H2O2। और उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इसके जो गुण है, एक बहुत ही हल्का नीला, पानी से जरा सा अधिक गाढ़ा द्रव है, जो पतले घोल में रंगहीन दिखता है। और इसमें ऑक्सीकरण के प्रबल गुण होते हैं, और यह एक शक्तिशाली विरंजक है। और इसका इस्तेमाल एक विसंक्रामक और मैंने एंटी बैक्टीरियल के समान इसमें, या एंटीसेप्टिक के समान ये कार्य करता है। और रोगाणु रोधक है और आक्सीकारक है, और रॉकेट में प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। यहाँ पर हाइड्रोजन के यौगिक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड की ऑक्सीकरण क्षमता इतनी प्रबल होती है कि ऑक्सीजन की उच्च प्रतिक्रिया वाली स्पीसीज इसे समझा जाता है। ये देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना है H2O2। इसमें आप ब्लू कलर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन देख रहे हैं, और बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग को देख रहे हैं, OO। इसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना, इसमें हम देखते हैं कि जब भी जो संरचना हमने देखिए यहाँ पर, तो इस संरचना के बारे में लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और नोट भी करते जाएंगे अगर नोटबुक रखे हैं तो। हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना नॉन पोलर है, और यह एक खुली पुस्तक संरचना कहलाती है। खुली पुस्तक संरचना के समान ये दिखाई देती है, इसलिए इसे खुली पुस्तक संरचना भी कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि डाइहेड्रल कोण जो है 111 डिग्री है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड की लंबाई 145.8 pm है, और OH बॉन्ड की लंबाई 98.8 pm है। और हम ओपन बुक स्ट्रक्चर या खुली किताब के नाम की संरचना के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए इसके एंगल के साथ में आपको संरचना पूरा दिखाई दे रही है, और आप इस डायग्राम को बना भी सकते हैं। संरचना में दो प्लेन्स हैं, और प्रत्येक प्लेन में एक OH बॉन्ड जोड़ी है। देखिए आपको OH बॉन्ड जोड़ी मैंने दो, एक प्लेन दिख रहा है, एक प्लेन है जिसमें OH दिख रहा है, और एक प्लेन है सेकंड वाला जो ऊपर से ये OH दिख रहा है। तो इसके जो बॉन्ड एंगल आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है यहाँ से 101 डिग्री 0.9 डिग्री का यहाँ पर कोण बना हुआ है। और इसके बाद इसमें OH बॉन्ड जो दिख रहा है, इस OH बॉन्ड की जो लंबाई है देखिए 98.8 pm है, पिकोमीटर, pm मीन्स। तो ये डायग्राम भी आपको अपनी कॉपी पे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है ये संरचना जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की देखते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की विधि, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए कई सारी विधियां हैं, जिसमें से
कुछ इंपॉर्टेंट विधि को हमको करना है, जिसमें प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि में जब बेरियम पेरोक्साइड को जब बेरियम पेरोक्साइड को हम नीचे या रिएक्शन में भी देख सकते हैं कि जब बेरियम पेरोक्साइड को हम एक अम्ल के साथ में, जैसे H2SO4 यहाँ एक अम्ल है, और इसके बाद हम इसे गर्म करते हैं कम दबाव में वाष्पीकरण की प्रक्रिया में से अतिरिक्त वाटर को यहाँ पर से हटा दिया जाता है, और यहाँ पर देखते हैं कि बेरियम सल्फेट बनता है। देखिए वाटर हट गया यहाँ पर 8 अणु, और यहाँ बेरियम सल्फेट बनता है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है, और ये एक प्रयोगशाला विधि है। फिर से बता रहा हूँ, बेरियम पेरोक्साइड को जब हम लेते हैं, अम्लीकृत करते हैं और H2SO4 से क्रिया करा रहे हैं। देखिए बेरियम पेरोक्साइड और हम यहाँ पर H2SO4 से क्रिया कराने के बाद देखते हैं कि ये बेरियम सल्फेट और वाटर, ये वाटर निकल जाता है, तो ये बन जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2। तो ये बनाने की प्रयोगशाला विधि है। उसके बाद हम देखते हैं इसका एक व्यावसायिक विधि होती है, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 30% आइस कूल्ड H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, यहाँ पर भी देख रहे हैं हम H2SO4 अम्ल को लेते हैं, और लेकिन बहुत ही ठंडा आइस कूल्ड रहेगा, है ना, उसको लेकर के इसको विद्युत अपघटन करने पर ये तैयार किया जाता है। जब अम्लीकृत सल्फेट जो है, ये जो सल्फेट आयन नीचे आपको रिएक्शन में दिख रहा है, इसको विद्युत अपघटन करने पर ये जो है उच्च घनत्व पर इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है, जो पर ऑक्सी डाई सल्फेट बनता है। यहाँ पर देख रहे हैं हम पर ऑक्सी डाई सल्फेट बनता है, और उसको फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब हमको यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है नीचे में। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी व्यावसायिक विधि का भी, जो कि आपकी बुक में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप केवल देख करके इसे समझ सकते हैं कि इसके जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की विधि में H2SO4 से जब क्रिया कराई जाती है, हाइड्रोजन इसमें H2SO4 को जब अम्लीकृत या इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तो जो सल्फेट आयन है वो उच्च घनत्व पर इलेक्ट्रोलाइज्ड होने पर ऑक्सी डाइसल्फेट बनाता है, और फिर पर ऑक्सी डाइसल्फेट जो ये जो बीच में है, इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पर हमको H2O2 प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड के गुण देखिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होते हैं, ये शुद्ध अवस्था में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगभग बेरंग, मतलब कोई इसका कोई रंग माने पीला नीला इस समान ऐसे दिखता है बहुत, है ना, नहीं तो बेरंग के समान तरल है। और यह 272.4 डिग्री केल्विन पर पिघलता है, और इसका क्वथनांक 423 केल्विन होता है। यह सभी अनुपातों और रूपों में जल में विलयशील है, विजिबल है, जल में ये घुल जाता है। इसके बाद रासायनिक गुण देखते हैं। देखिए रासायनिक गुण में अम्लीय और क्षारीय माध्यम में, अम्लीय और बेस मीडियम में, दोनों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मिनट, ये जो हम देख रहे हैं कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में दोनों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकरण के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स देखेंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा। रिएक्शंस आप देखिए इंग्लिश में है, लेकिन आपको समझ में आएगा। ये जैसे लेड सल्फाइड है, यहाँ पर देख रहा है PbS, ये H2O2 से क्रिया करता है, मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेड सल्फाइड से क्रिया करता है, तो यहाँ पर लेड सल्फेट बनाता है ना। तो मतलब यहाँ पर ये दिखा रहा है ऑक्सीडाइज ब्लैक PbS टू व्हाइट PbS SO4, मैंने लेड सल्फाइड ब्लैक होता है जबकि PbSO4 व्हाइट होता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो हम देख रहे हैं कि कलर यहाँ पर बदल जाता है रिएक्शन में, ये ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा होता है। उसके बाद दूसरा एक ऑक्सीडाइज नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स। देखिए यहाँ पर NaNO2 सोडियम नाइट्राइट्स है, इसको H2O2 जो है ये सोडियम नाइट्रेट में बदल देता है, तो ये ऑक्सीडेशन का एक गुण है। उसके बाद फिर तीसरा ऑक्सीडाइज सल्फाइड्स टू सल्फेट्स, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोडियम सल्फाइड है ये क्या कर रहा है, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया करेगा और सोडियम सल्फेट बनाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर ऑक्सीकरण एजेंट की प्रवृत्ति को देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, जो पहला रासायनिक गुण है। उसके बाद हम जो उसके बाद का जो गुण देखते हैं विरंजन क्रिया, और ये विरंजन क्रिया का जो गुण है इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से विरंजन करना, मतलब कि रंग उड़ा देना। यह ऑक्सीकरण द्वारा विरंजन करता है। H2O2 रेशम, ऊन, कपास, बालों को ब्लीच करता है, और ब्लीच करने का अर्थ वही कि उसे रंगहीन बना देना या कलरलेस करना। यहाँ पर आप देखिए H2O2 देखिए यहाँ पर और दिखाई दे रहा है, और इसमें से H2O प्लस O नेसेंट ऑक्सीजन में नवजात ऑक्सीजन बनता है ना। और ये कलर सब्सटेंस के साथ जब मिल जाता है, यही नवजात ऑक्सीजन कलर सब्सटेंस के साथ में, तब ये कलरलेस हो जाता है, माने रंगहीन हो जाता है।
रिएक्शन को समझ जाइए कि ये हाइड्रोजन पर को जब हम यहाँ पर देख रहे हैं वाटर के साथ मिला के अलग कर रहे हैं, नवजात ऑक्सीजन बनता है। फिर वाटर के साथ मिलाने के बाद कलर सब्सटेंस में जब इसे मिलाते हैं, कोई भी जैसे कलर पदार्थ इससे मिलने के बाद ये उस कलर को उड़ा देता है, माने कलरलेस हो जाता है। यही है विरंजन गुण। अब रिडक्शन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पर माने हाइड्रोजन पर का अपचयन क्रिया, उसके अपचायक गुण को हम देखते हैं कि अभी हम ऑक्सीकारक का गुण देखे थे, अब उसके बाद हम देखते हैं अपचायक गुण। अपचायक गुण में क्या होता है कि इट रिड्यूसेस बेरियम पर टू मोनोऑक्साइड, मैंने बेरियम ऑक्साइड को देखिए, यहाँ पर बेरियम पर ये देखिए, बेरियम पर BaO2 H2O2 से जब हाइड्रोजन पर से क्रिया करेगा तब ये बेरियम ऑक्साइड बनाता है, और बेरियम ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड बना देता है, और वाटर और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इस प्रकार से अपचयन करता है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए हाइड्रोजन पर ओजोन को अपचयित करता है, तो ये बनाता है ऑक्सीजन। देखिए ओजोन, ओजोन को हाइड्रोजन पर अपचयित करेगा तब ये वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये अपचायक गुण में के अंतर्गत अब हम पढ़ सकते हैं कि बेरियम पर को बेरियम ऑक्साइड में, और यहाँ देखते हैं कि ओजोन को ऑक्सीजन में ये अपचयित कर देता है। ये हम पढ़ रहे हैं अभी हाइड्रोजन पर के केमिकल रिएक्शन, रासायनिक गुण। उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है, वाई हाइड्रोजन और पर इज स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर्स। मैंने प्लास्टिक कंटेनर्स में जो, या प्लास्टिक जो पात्र है उसमें हाइड्रोजन पर को क्यों रखा जाता है। ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो उसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाइड्रोजन पर जो है ये जो होता है सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर विघटित हो जाता है ना। हम इसको विज्ञान की भाषा में हम बोलते हैं विघटित हो जाता है। यह प्रक्रिया क्षार धातुओं के द्वारा उत्प्रेरित होती है, इसलिए H2O2 को मोम लाइन वाले ग्लास या प्लास्टिक के कंटेनर में संग्रहित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अपना मेमोरी में रखिए। और अंधेरे में रखा जाता है, इसे धूल के कणों से भी दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि धूल इस यौगिक के विस्फोटक अपघटन को प्रेरित कर सकती है। देखिए इसका जो आंसर है वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि इसे हम प्लास्टिक कंटेनर्स में क्यों रखते हैं, क्योंकि विशेष तौर से ये रोशनी के संपर्क में आएगा, सूरज की रोशनी के संपर्क में, तो ये विघटित हो जाता है। और एक दूसरा कारण यहाँ दिया हुआ है कि धूल के कणों से भी दूर रखना है, क्योंकि धूल इस यौगिक के विस्फोटक अपघटन को प्रेरित कर सकती है। अब उसके बाद हाइड्रोजन पर का उपयोग देखेंगे हम, और इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन पर का जब उपयोग इसमें एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। पहला देखते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, फिर देखते हैं शराब और दूध के संरक्षण में भी किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये श्वेत रक्त कण कोशिकाएं जो हैं वो बैक्टीरिया को मारने के लिए हाइड्रोजन पर का उत्पादन करती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो बैक्टीरिया को मारने के लिए हाइड्रोजन पर का उत्पादन करती हैं। और इसका उपयोग क्या है, देखिए संवेदनशील कपड़ों और कपड़ों के दाग को साफ करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यदि एक हफ्ता या हर दिन 15 मिनट के लिए अगर अपन हाइड्रोजन पर के साथ अगर मिश्रित पानी के साथ हम अगर H2O2 को मिला दिए हैं और पैरों को भिगोने से कवक से, मैंने फंजाई जो फंगस हो जाता है पैरों में, उससे छुटकारा पाने में भी मदद मिलती है। टेक्सटाइल और पेपर उद्योग में भी इसका उपयोग, और इसके ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर हम देखते हैं कि किया जाता है। इसका उपयोग टार्टरिक एसिड, खाद्य उत्पादों का, कई फार्मास्यूटिकल्स के संश्लेषण में, कई सारे मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन पर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पर्यावरणीय रसायन विज्ञान में। इसका उपयोग घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्टों, यानी जो भी हमारे कचरा, जो भी मैंने गंदगी है उसके नियंत्रण उपचार में भी किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्यावरण रसायन विज्ञान में भी इसका उपयोग बहुतायत से किया जाता है। और उसके बाद रॉकेट प्रणोदक के रूप में भी हाइड्रोजन पर का उपयोग किया जाता है। अब हम हाइड्रोजन पार्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमको हाइड्रोजन से संबंधित यौगिक में वाटर भी हमको पढ़ना है। लेकिन वाटर को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि कठोर जल और मृदु जल, है ना। कठोर जल क्या है और मृदु जल क्या है। कठोर जल के बारे में थोड़ा सा यहाँ जो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कठोर जल ऐसे जल को कहते हैं जिनमें खनिज लवणों की अधिकता होती है ना। एक साधारण सा परिभाषा अगर पूछा जाए तो कठोर जल जिसमें लवणों की अधिकता होती है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स व कार्बोनेट्स उपस्थित होते हैं। और इसकी सरल पहचान ये है कि यह साबुन के साथ फेन
उत्पन्न या झाग उत्पन्न नहीं करता। ये देखिए यहाँ हार्ड वाटर का एक पिक्चर आप देख सकते हैं कि हार्ड वाटर है और उसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम की अधिकता दिख रही है। और इसको अगर हम देखा जाए पीपीएम में, है ना, तो ये पीपीएम में वैल्यू दिया हुआ है इसमें। तो इसमें हम देखते हैं कि 0 से 425 तक, मतलब इससे बढ़ते जाएंगे नीचे की ओर तो इसकी हार्डनेस बढ़ते जाएगी वाटर की। उसके बाद सॉफ्ट वाटर देखते हैं कि वह पानी जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है वो सॉफ्ट वाटर कहलाता है। जैसे वर्षा का जल या आसुत जल इसके उदाहरण है। तो सॉफ्ट वाटर में हमको एक मुख्य बात याद रखना है कि ये इसमें एलिमेंट्स कम होंगे और जिसके कारण से ये सॉफ्ट वाटर होगा और ये झाग उत्पन्न करेगा साबुन के साथ में। उसके बाद हम देखते हैं कि वाटर के जो कठोरता है उसको दो भागों में बांटा गया है ना। पहला जो अस्थायी कठोरता और दूसरी स्थायी कठोरता। अब अस्थायी कठोरता में देखते हैं कि यह पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। इसे अस्थायी के रूप से में ज़्यादा अस्थायी रूप में इसलिए जाना था क्योंकि इसे सरल रूप से कठोर पानी के उबलने से हटाया जा सकता है। इसको हम उबाल करके पानी को उबाल करके हटा सकते हैं, इसलिए ये क्या है, अस्थायी कठोरता कहलाता है। अब स्थायी कठोरता जो है ये पानी के उबलने से नहीं हट सकता है, पानी के उबालने पर भी नहीं हट रहा है, तब उसको हमको रासायनिक तरीकों से पानी की स्थायी कठोरता को हटाना पड़ेगा। तो जो रासायनिक विधि के द्वारा से जब हम उसके कठोरता को हटाएंगे तो हम ऐसे जल को हम कहेंगे कि स्थायी जो परमानेंट मतलब जो होते हैं एकदम स्थायी कठोर जल कहलाएगा वो। कठोर जल और मृदु जल में देखिए आप इसमें इसके लाभ और हानि के बारे में हम देख सकते हैं कि कठोर जल जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है ना। तो वर्षा का पानी जब चट्टानों और मैदानों से होकर गुजरता है तो उसमें ये खनिज घुलते जाते हैं। विभिन्न अनुसंधानों से पता चला है कि अगर आपके आहार में कैल्शियम अधिक है तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। ये हमारे लिए लाभ का एक कारण दे रहा है ना। लेकिन उसका जो हानि है वो क्या है, देखिए मैग्नीशियम का सवाल है, उसमें मांसपेशियों की कमजोरी, अवसाद और ऊंचाई के डर को रोका जा सकता है। मैंने जो हाइट बढ़ती है वो भी क्या हो जाती है, मैग्नीशियम अगर ज़्यादा शरीर में हो जाए तो हाइट को रोक देता है ना, मैंने हाइट हमारी नहीं बढ़ेगी, विकास धीमा पड़ जाता है। और हमारे गुर्दे को भी प्रभावित करता है जो हार्ड वाटर रहेगा उसमें, है ना। तो हमारे लिए हानिकारक ज़्यादा दिख रहा है और लाभ कम है। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन। हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं मैं पहले ही बोल रहा था कि हमको इसमें इसके यौगिक, तो इसमें एक वाटर मुख्य रूप से हमको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमने पढ़ा है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वाटर। और वाटर के बारे में इसमें ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि जो आपको वाटर के बारे में पता है, जल के बारे में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना है। और पानी जो है मानव शरीर में लगभग 65% और कुछ पौधों में लगभग 95% पानी होता है ना। और उसके भौतिक गुण में हम देखते हैं यहाँ पर केल्विन ताप दिया हुआ है, देखिए पानी का हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन और क्वथनांक 373.15 केल्विन है। और डिग्री सेंटीग्रेड में अगर देखें तो हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। आपको और दूसरा बिंदु देख सकते हैं आप, 7th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यह एक रंगहीन और बेस्वाद तरल है। ध्रुवीय अणुओं के साथ हाइड्रोजन संबंध करने के मिलता है तब शराब और कार्बोहाइड्रेट जैसे सहसंयोजक यौगिक भी पानी में घुल जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि ध्रुवीय अणुओं के साथ हाइड्रोजन जब मिलता है तब यहाँ पर देखते हैं ध्रुवीय अणु जैसे मैंने और भी जैसे वाटर है, शराब और कार्बोहाइड्रेट जैसे सहसंयोजक यौगिक भी पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अब ये पानी की संरचना देखिए यहाँ पर गैसीय चरण में हम देखते हैं कि यह HOH बॉन्ड 104 डिग्री पॉइंट, ये देखिए गैसीय चरण ए नंबर में जो दिया हुआ है आप देखेंगे यहाँ पर ये 104.5 डिग्री है ना का कोण बना रहा है। और इसमें OH बॉन्ड की जो लंबाई है 95.7 pm है। और यह जो है अत्यधिक ध्रुवीय होता है, अत्यधिक ध्रुवीय होता है। और इसका जो कक्षीय ओवरलैप चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए तीसरा नंबर का जो डायग्राम है इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। तो ये ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग डायग्राम है ये है। इसमें हाइड्रोजन देखिए ये दो सिरों पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ऑक्सीजन के, जो यहाँ पर ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर है उसमें।
पानी की संरचना, आप इलेक्ट्रॉनिक संरचना देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, आपको मालूम है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो 2, और फिर उसके बाद दूसरे कक्षक में 1s2 में 2, और फिर 2s2 में 2, और फिर 4। तो 1 2 3 4, 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा किया है हाइड्रोजन के, और इधर एक हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं। तो ये वाटर के इलेक्ट्रॉनिक संरचना को आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। क्रिस्टलीय रूप में पानी जो है, बर्फ, पानी जो है, हम देखते हैं क्रिस्टलीय रूप में पानी जो है बर्फ के रूप में मिलता है ना। अब ये क्रिस्टलीय रूप आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑक्सीजन बॉन्ड को भी आप ध्यान से देखेंगे तो जो छोटे वाले गोले दिखाई दे रहे हैं वो हाइड्रोजन है, और बड़े वाले जो गोले दिखाई दे रहे हैं वो ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बर्फ की जो संरचना है इस प्रकार से दिखाई देती है, जो हेक्सागोनल शेप में होती है, हेक्सागोनल शेप में, षटकोणीय शेप में होती है। और कम तापमान पर यह घन रूप में संघनित हो, अगर हम बहुत ही कम तापमान में अगर हम इसे रखते हैं तो ये घन रूप में या क्यूब के रूप में संघनित हो जाता है ना। और बर्फ का घनत्व तो पानी की तुलना में कम होता है, इसलिए बर्फ के टुकड़े पानी पर तैर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि बर्फ के टुकड़े पानी पर क्यों तैरते हैं, तो अब हम यहाँ पर आंसर देखते हैं कि बर्फ का घनत्व तो जो है पानी के तुलना में कम होता है, इसलिए पानी पर यह तैरते रहता है, बर्फ। अब उसके बाद हम वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि जल जो है उसकी उसके रासायनिक गुण। इसमें हम एक चीज़ देखिए, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जल जो है एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक पदार्थ के समान बिहेव करता है। एम्फोटेरिक मतलब क्या है, ये अम्ल के समान भी और क्षार के समान भी व्यवहार करता है। देखिए पहले वाले में देखिए आप, ये एक अम्ल के जैसे, ये देखिए अमोनिया एक क्षार है, उससे क्रिया कर रहा है, तो ये यहाँ पर अमोनियम आयन दे रहा है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं H+ आयन, यहाँ से H2O में से H+ आयन निकल रहा है और ये अमोनियम आयन बना रहा है, तो ये अम्ल की तरह कार्य कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है, और H2O H3O में बदल जा रहा है, तो ये संयुग्मी क्षार बन रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये क्षार के समान भी कार्य कर रहा है, मैंने तो इसीलिए हम इसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस भी कहते हैं वाटर को। उसके बाद ब्रॉन्स्टैंड लॉरी का एक सिद्धांत यहाँ पर देखते हैं। ब्रॉन्स्टैंड लॉरी का सिद्धांत में कि वाटर जो है, इसमें लिखा हुआ है कि आल्सो अकाउंट्स फॉर इट्स एम्फोटेरिक नेचर अकॉर्डिंग टू बॉस्टन लॉरी। बॉस्टन लॉरी ने भी उसी बात को ऑटोप्रोटोलिसिस करके बताया है कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो ये H3O, तो ये H3O जो है ये संयुग्मी अम्ल का, ये यहाँ पर एक संयुग्मी क्षार बना देता है, तो इसलिए हम इसे ऑटोप्रोटोलिसिस भी इस रिएक्शन को कहते हैं। और यहाँ पर हम अम्ल और क्षार दोनों के इस बिहेव को देखते हैं, गुण, इसके व्यवहार को देखते हैं। और वाटर का जो पीएच मान है वो 7 होता है, ये आपको पता है, और इसलिए जल जो है एक उदासीन विलयन कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीकरण का गुण और अपचयन का गुण। ऑक्सीकरण का गुण देखिए, यहाँ पर आप, वाटर जो है सोडियम से क्रिया कर रहा है, और सोडियम से क्रिया करके यहाँ पर NaOH बनाता है, और हाइड्रोजन H+ आयन यहाँ निकल गया है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन निकलने के कारण से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के निकलने के द्वारा से वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। और हम यहाँ देखते हैं कि जो फ्लोरीन है, यहाँ पर ये फ्लोरीन जो है, यहाँ पर एक H+ आयन यहाँ पर आके जुड़ रहा है, देखिए HF, तो ये अपचायक का गुण प्रदर्शित करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करते हैं, तो ये अपचायक का गुण प्रदर्शित करता है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के नेचर को हम यहाँ पर वाटर में देखते हैं। फिर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जब हम किसी भी तत्वों के साथ में इसके जो ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, कार्बाइड्स जितने भी हैं, इनके साथ अगर जल का हम जल अपघटन करें, तब जल अपघटन करते हैं, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इसके हाइड्रेट्स बनाता है ना। और किस प्रकार से देखिए, यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पर हम सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड लिए हैं और H2O से क्रिया कर सिलिकॉन ऑक्साइड बना है, और यहाँ पर HCl निकल गया है, देखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिलिकॉन ऑक्साइड बना, ये ऑक्साइड्स बन रहे हैं, देखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्राइड जो है, यहाँ पर ये वाटर से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्राइड बना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी जल अपघटन हम करते हैं या हाइड्रोलिसिस करने पर ये ऑक्साइड्स, हाइड्राइड और कार्बाइड्स इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर सल्फाइड बना, आखिरी वाले में देखिए
H2O से क्रिया करके जो सल्फर डाइऑक्साइड है हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो इस प्रकार से सल्फाइड बना, तो ये हाइड्रोलिसिस की क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा से ऑक्साइड हेलाइड्स और सल्फाइड्स बन और हाइड्राइड बनते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जल का महत्व। ये आप लोग पहले से जान रहे हैं और दैनिक जीवन में हम बहुत ही उपयोग जल का लगातार सब उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई नई बात नहीं है आपके लिए। लेकिन हम इसे पॉइंट टू पॉइंट हम इसे देख भी सकते हैं ताकि हमें स्मरण रहे। पानी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कृषि के लिए होता है, आपको मालूम है। उसके बाद पीने के लिए हम सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं और हर दिन 7 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है निर्जलीकरण से बचने के लिए। यहाँ पर एक जीके हम देख सकते हैं कि मनुष्य को हर दिन 7 लीटर पानी पीना अच्छा होता है। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए पानी बहुत ही आवश्यक है और हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, एंटीबॉडी के आंदोलन लिखा है, एंटीबॉडी की जो फाइट्स रहती है उसमें भी ये काम करते हैं। उसके बाद ये रेगुलेटर के रूप में माने हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पानी अगर हम अच्छे से पीते हैं तो हमारे शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है। और इंटॉक्सिकेशन से माने हमारे पसीने और जो यूरिन के माध्यम से शरीर हानिकारक पदार्थ, विषाक्त पदार्थों को निकालता है। इसलिए हम कई सारी गंदगी, धूल, डस्ट और जो भी शरीर की गंदगी है हमारे जब शरीर में जाती है तो उसे निकालने के लिए, पसीना और यूरिन के माध्यम से निकालने के लिए पानी बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होता है। इसके बाद धुलाई के रूप में आपको मालूम है, हम कपड़े का धुलाई भी करते हैं, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर इमल्सन और सॉल्यूशन बनाने के लिए और उसके द्वारा से जो धुलाई की जाती है कई ड्राई क्लीनिंग्स में, वो सब धुलाई में भी वाटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमारा यहाँ पर जो हाइड्रोजन का चैप्टर है वो यहाँ पर हम पूरा कर चुके हैं। और जो 9th लेसन हाइड्रोजन है, अभी सेकंड पार्ट पढ़ने के द्वारा से आज ये यहाँ पर ख़त्म होता है।